नमस्कार। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट दें, है ना? हाँ। आगे बढ़ें, कामयाब हों। लेकिन क्या हो अगर यही बेस्ट देने की चाहत हमें अंदर से खत्म कर रही हो? हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। आज हम एक ऐसी उलझन पर बात कर रहे हैं जिसे हम सबने महसूस किया है। हर चीज को परफेक्ट करने का प्रेशर। और ये सिर्फ एक पर्सनल आदत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कल्चरल बीमारी बन गई है। तो आज हमारे सामने थॉमस करन की एक किताब है, द परफेक्शन ट्रैप, और उस पर आधारित एक लेख है। ये लेख इसी जाल की परतें खोलता है और इस पूरी पड़ताल के केंद्र में एक कहानी है। रितेश की। हाँ, रितेश की। रितेश 24 साल का एक लड़का, और बाहर से देखने में उसकी जिंदगी मतलब एकदम परफेक्ट थी। हाँ, क्लास का टॉपर, हमेशा 95% से ऊपर स्कोर करने वाला, टीचर्स और पेरेंट्स का फेवरेट। मतलब एक ऐसा पोस्टर बॉय जिसे देखकर हर कोई कहेगा बेटा हो तो ऐसा। बिल्कुल। लेकिन स्रोत हमें इसी चमकते सिक्के का दूसरा अंधेरा पहलू दिखाता है। हाँ, और यहीं से ये बातचीत असल में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बाहर से जो परफेक्शन दिख रहा था वो अंदर ही अंदर रितेश को खाए जा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता था, एक डर की तरह। अगर मैं कभी फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? हाँ, अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो लोग क्या सोचेंगे? और ये छोटा सा सवाल उसकी पूरी शख्सियत पर हावी हो गया था। बिल्कुल। और ये डर सिर्फ अकादमिक फेलियर का नहीं था, ये अपनी इमेज टूटने का डर था। अच्छा। स्रोत के मुताबिक रितेश की सारी एनर्जी अब सीखने में नहीं, बल्कि परफेक्ट दिखने और उस इमेज को बनाए रखने में खर्च हो रही थी। वो घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता, दोस्तों की वेकेशन, पार्टियों की अचीवमेंट्स की तस्वीरें देखता, और फिर अपनी जिंदगी से तुलना करता। हाँ, और उसे लगता था कि हर कोई उससे बेहतर, ज्यादा खुश और ज्यादा कामयाब जिंदगी जी रहा है। और ये तुलना वाली बात तो मुझे लगता है आज हर कोई महसूस करता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। क्या ये सिर्फ रितेश की निजी समस्या थी, या इसके पीछे कोई बड़ा सामाजिक पैटर्न है? यही इस किताब का सेंट्रल आइडिया है। डॉक्टर थॉमस करन, जिनकी रिसर्च पर ये लेख आधारित है, वो कहते हैं कि परफेक्शनिज्म अब कोई पर्सनल चॉइस नहीं रहा। तो फिर क्या है? ये एक सामाजिक अपेक्षा बन गया है, एक सोशल एक्सपेक्टेशन। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि हमारी कीमत हमारी उपलब्धियों से जुड़ी है। हाँ, ये तो है। फर्स्ट आओगे तो इनाम मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी तो इज्जत होगी, इंस्टाग्राम पर हजारों लाइक्स मिलेंगे तो तुम वैल्यूएबल हो। समाज का मैसेज बहुत साफ और क्रूर है, परफेक्ट बनो तभी तुम्हारी कोई कीमत है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हमें सिखाया ये जा रहा है कि तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो। एग्जैक्टली। तुम्हें हमेशा कुछ बेहतर बनना होगा। और इसका मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? इसका असर बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। स्रोत में बताया गया है कि जो लोग बाहर से जितने परफेक्ट दिखते हैं, अक्सर अंदर से उतने ही टूटे हुए होते हैं। अच्छा। रिसर्च से एक चौंकाने वाली बात सामने आती है कि हाई परफेक्शनिज्म वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स में एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल बर्नआउट के लक्षण 30% तक ज्यादा पाए जाते हैं। 30%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, हर पल खुद को साबित करने का दबाव एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, जो धीरे धीरे आपकी सारी ऊर्जा और खुशी सोख लेता है। स्रोत में एक मानसिक लकवा या पैरालिसिस जैसे भारी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये सुनने में काफी डरावना लगता है। असल में इसका मतलब क्या है? ये टाल-मटोल से कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। मानसिक लकवा का मतलब है कि फेल होने का डर वो इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि आप कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। अब बस फ्रीज हो जाते। हाँ, बिल्कुल। आप कोई नया प्रोजेक्ट इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि डर लगता है कि ये बेस्ट नहीं होगा। आप किसी बातचीत में अपना ओपिनियन इसलिए नहीं रखते क्योंकि डर लगता है कि लोग आपको जज करेंगे। सही बात। ये एक ऐसी अदृश्य जंजीर है जो आपकी क्रिएटिविटी, आपके रिस्क लेने की क्षमता और असल में आपके जीने के तरीके को जकड़ लेती है। वाह, मतलब परफेक्ट बनने की कोशिश हमें आगे बढ़ाने की बजाय एक ही जगह पे फ्रीज कर देती है। बिल्कुल। आप सेफ खेलने लगते हैं, और जिंदगी में जहाँ कोई रिस्क नहीं होता वहाँ कोई ग्रोथ भी नहीं होती। और मुझे लगता है आज के दौर में इस आग में घी डालने का काम सोशल मीडिया कर रहा है। और बिल्कुल, सोशल मीडिया इस परफेक्शन के जाल का सबसे बड़ा एम्पलीफायर है। लेख में डॉक्टर करन का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है, द मोर क्यूरेटेड द फीड, द मोर अक्यूट द सेल्फ डाउट। इसका मतलब
यानी हम जितने ज्यादा दूसरों की एडिट की हुई, फिल्टर की हुई, परफेक्ट जिंदगियों की झलकियां देखते हैं, उतना ही ज्यादा हमें अपनी असल अनएडिटेड जिंदगी पर शक होने लगता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। हमें अपनी सुबह की चाय, अपनी बोरिंग ऑफिस मीटिंग, अपनी साधारण शामें, सब कुछ अधूरा और कम लगने लगता है। हम भूल जाते हैं कि हम अपनी बिहाइंड द सीन्स वाली जिंदगी की तुलना किसी और की हाईलाइट रील से कर रहे हैं। एग्जैक्टली और ये एक ऐसी रेस है जिसे कोई जीत ही नहीं सकता। तो इस चक्रव्यूह में फंसा रितेश वो बाहर कैसे निकला? कहानी में कोई टर्निंग पॉइंट तो आया होगा। हाँ, और वो टर्निंग पॉइंट बहुत ही साधारण लेकिन गहरा था। उसके एक दोस्त थी साक्षी। एक दिन उसने रितेश को बहुत परेशान देखकर बस एक लाइन कही, परफेक्शन एक मिथ है, एक धोखा है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बस ये एक लाइन? हाँ, बस ये एक लाइन। और ये वाकई रितेश के लिए किसी बम की तरह था। उसने आज तक इस नजरिए से सोचा ही नहीं था हुआ कि वो जिस चीज के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगाकर भाग रहा है वो असल में है ही नहीं। मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये थी कि इस एहसास के बाद रितेश ने जो किया वो कोई बड़ा कारनामा नहीं था। वो कोई पहाड़ चढ़ने नहीं गया। नहीं, उसने एक छोटा सा लेकिन बहुत हिम्मत वाला कदम उठाया। बिल्कुल। और स्रोत इस कदम पर बहुत जोर देता है। रितेश घर गया और उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी सारी एडिटेड, फिल्टर की हुई, परफेक्ट दिखने वाली तस्वीरें डिलीट कर दी। ये तो एक तरह का सिंबॉलिक एक्ट था। हाँ, बिल्कुल। उसने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश बंद कर दी कि वो कितना परफेक्ट है और खुद को ये मौका दिया कि वो जैसा है वैसा रह सके। और इसके बाद उसने एक और कदम उठाया जो शायद और भी ज्यादा साहसी था। उसने अनफिल्टर्ड लाइफ नाम से एक ब्लॉग शुरू किया। हाँ, और उस ब्लॉग पर वो अपनी सफलताओं के बारे में नहीं लिखता था। तो फिर में लिखने लगा। उसने लिखा कि कैसे एक टॉपर होने के बावजूद उसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। अच्छा। उसने लिखा कि कैसे सोशल मीडिया देखकर उसे जलन होती है। पहली बार वो दुनिया के सामने रियल था, परफेक्ट नहीं। और लोगों का रिएक्शन क्या था? हैरानी की बात ये हुई कि लोगों ने उसे जज नहीं किया, बल्कि लोगों ने उससे जुड़ना शुरू कर दिया। उसके कमेंट सेक्शन में लोग अपनी कहानियां बताने लगे। मतलब वो अकेला नहीं था ऐसा महसूस करने वाला? बिल्कुल नहीं। उसे समझ आया कि लोग परफेक्शन से नहीं, ईमानदारी से कनेक्ट करते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये बदलाव सिर्फ सोशल मीडिया या पब्लिक इमेज तक ही सीमित था, या इसका असर उसकी निजी रिश्तों पर भी पड़ा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और लेखक इस पर भी बात करते हैं। रितेश को जल्दी समझ आया कि परफेक्शनिज्म रिश्तों के लिए सबसे बड़ा जहर है। वो कैसे? देखिए, जब हम हर वक्त परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं तो हम कभी किसी को अपने करीब आने ही नहीं देते। सही बात है। हम अपनी कमजोरियां, अपने डर छुपाते हैं, हम वल्नरेबल होने से डरते हैं। हाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी गहरा रिश्ता तभी बनता है जब दो लोग एक दूसरे के सामने अपनी असलियत, अपनी खामियों के साथ खड़े हो सकें। ये बात बिल्कुल सही है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे करीबी लोग, हमारे दोस्त, हमारा परिवार हमें हमारी उपलब्धियों के लिए नहीं बल्कि हम जैसे हैं उसके लिए पसंद करते हैं। एग्जैक्टली। उन्हें हमारे 95% मार्क्स से ज्यादा हमारी वो एक सच्ची हंसी प्यारी होती है। बिल्कुल। रितेश को एहसास हुआ कि उसके दोस्त उससे इसलिए दोस्ती नहीं करते थे कि वो टॉपर था, बल्कि इसलिए कि वो मजाकिया था या एक अच्छा सुनने वाला था। जब उसने अपनी इनसिक्योरिटीज उनके साथ शेयर की तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। तो असली कनेक्शन परफेक्शन से नहीं बल्कि वल्नरेबिलिटी से पैदा होता है। हाँ, बिल्कुल यही। तो इस पूरी यात्रा के अंत में रितेश को क्या समझ आया इस कहानी का, और इस पूरी किताब का निचोड़ क्या है? अंत में रितेश को अपना एक नया मंत्र मिला और वही इस पूरी बातचीत का सार है, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन यानी पूर्ण होने की कोशिश में रुके रहने से बेहतर है कि अपूर्ण होकर भी आगे बढ़ते रहा जाए। छोटी छोटी गलतियां करना, उनसे सीखना और फिर एक कदम और आगे बढ़ाना। जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं है, ये उतार चढ़ाव से भरी है और इसकी खूबसूरती इसी अपूर्णता में है। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे अपनाना शायद बहुत मुश्किल है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें बड़े लक्ष्य रखने ही नहीं चाहिए? नहीं। या फिर लक्ष्य वही रहे लेकिन उन्हें पाने का हमारा नजरिया बदल जाए? स्रोत इस बारीक फर्क के बारे में क्या कहता है? लेखक इस फर्क को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। इसका मतलब एक्सीलेंस या उत्कृष्टता का पीछा छोड़ना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है अनहेल्दी परफेक्शनिज्म को छोड़ना। एक्सीलेंस का मतलब है अपना बेस्ट देना और लगातार सीखना।
जबकि परफेक्शनिज्म का मतलब है एक ऐसी काल्पनिक दोष रहित मंजिल को पाना जो असल में होती ही नहीं है और उस तक ना पहुंच पाने पर खुद को सजा देना। तो लक्ष्य बड़े रखिए, लेकिन ये स्वीकार कीजिए कि उस तक पहुंचने का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा। हाँ, और उसमें गलतियां होंगी और वही गलतियां आपको सिखाएंगी। तो रितेश की इस कहानी के जरिए हमने देखा कि कैसे पूर्णता का पीछा एक जाल हो सकता है और कैसे अपूर्णता को स्वीकार करने में ही असली आजादी और खुशी है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि ये एक सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत की ओर भी इशारा करती है, जहां हम नतीजों से ज्यादा कोशिशों को और परफेक्शन से ज्यादा प्रामाणिकता को महत्व दें। और जब रितेश ने खुद को अपनी कमियों के साथ स्वीकार किया, तब हमारी असली खुशी हमारी खामियों को अपनाने में छिपी है, न कि हमारे एडिटेड और परफेक्ट दिखने वाले संस्करण में है। ये बातचीत वाकई आंखें खोलने वाली है। इसने परफेक्शन को एक गुण की तरह देखने के बजाय एक बोझ की तरह देखने का नजरिया दिया है। बिल्कुल। और यहाँ हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। इस पूरी बातचीत में हमने देखा कि व्यक्तिगत जीवन में रियल या ऑथेंटिक होना कितना मुक्तिदायक है। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी पेशेवर दुनिया, हमारे ऑफिस, हमारे कॉर्पोरेट कल्चर, जो अक्सर सिर्फ परफेक्शन, टारगेट्स और नतीजों पर ही चलती है, क्या वो इस अपूर्ण प्रगति या इम्परफेक्ट प्रोग्रेस के विचार को अपना सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम अपने काम में गलतियों को सीखने का एक हिस्सा माने, न कि नाकामी का सबूत, तो हमारी वर्क लाइफ और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।